Welcome to BSHF 101, Block 2, Unit 5, Foundation Courses in Humanities and Social Sciences. The topics to be covered are characteristics of pre-colonial economy, agriculture, trade, handicraft industries, evolution of colonial rule, impact of the colonial rule, phases of the colonial rule, agriculture under the colonial rule, role of the colonial state. Introduction. India as direct colony of the British and its impact, consequences of the British colonial rule and contemporary aspects on Indian society, British establishment of strong and stable institutions of governance in India. Pre-colonial India. India had very stable economy. इसका मतलब है कि जब कॉलोनियल पीरियड था उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल थी और बड़ी सिंपल थी। उस टाइम पर विलेज जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने लिए वो प्रोडक्शन करते थे और अपने में ही वो खपत कर लेते थे, वो कहीं और नहीं भेजते थे। जो उनका लगान होता था वो उतना राजे महाराजे जमींदार जो भी होते थे उनको दे देते थे और उनसे उनके बीच में कोई और इंटरफेरेंस नहीं की जाती थी, वरना से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बातें गलत है। जो इंडस्ट्रीज थी वो रिच हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, मतलब हैंडीक्राफ्ट का काफी अच्छा काम होता था और वो सारे स्किल्ड प्रोफेशनल थे और उन्हीं की इंडस्ट्रीज थी। आम आदमी को ऐसे फालतू के आदमी नहीं थे उसमें। एग्रीकल्चर सब सफिशिएंट था, फ्लोरिशिंग ट्रेड था, यहां से एक्सपोर्ट खूब अच्छा होता था यूरोपियन कंट्रीज को। अब उस टाइम पर इंडिया बड़े हाई लेवल पर माना जाता था ट्रेड में। ट्रेड विद इन द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप। जैसे मैंने पहले बताया कि एशिया और यूरोप में इंडिया का ही बड़ा अच्छा सामान जाता था, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जाते थे। ये विद इन दी कंट्री यानी कि हिंदुस्तान के बीच में भी होता है, नॉर्थ से साउथ में जाता, साउथ से नॉर्थ में आता था, हर जगह आता था। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था। ये बैलेंस ऑफ द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वाज मेंटेन्ड। बैलेंस मेंटेन रहता था, इंपोर्ट भी खास चीजें आती थी, एक्सपोर्ट जो होता था वो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, कॉटन, वूल सब कुछ जाता था यहाँ से। तो एक तरीके से बैलेंस तो था ही, पर एक्सपोर्ट हमारा फिर भी जाता था और काफी अच्छा था, रिच थे लोग यहाँ पर। एग्रीकल्चर कैसा था? इट वॉज डन बाय सबसिस्टेंस फार्मर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल विलेज कम्युनिटीज। ये जो फार्मर्स जो थे, जो गांव में रहते थे, वही ये खेती बाड़ी का काम करते थे। सेल्फ सफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूनिट, वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्हें किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स वर लिमिटेड, उनके बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बड़े लिमिटेड थे, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से, नहीं तो अपने आप में ही मस्त थे। ट्रेड वॉज लिमिटेड ड्यू टू प्रिमिटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रेड इसलिए कम था क्योंकि बिल्कुल जो पुराने तरीके थे जिसमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, वही तरीके इस्तेमाल होते थे एग्रीकल्चर करने के लिए। वही टूल्स और वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है सीड्स वगैरह लगाने की। ट्रेड, India enjoyed extensive trade both within the country and with Europe, with other countries of Asia and Europe. मैंने पहले बताया कि इंडिया की बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट थी उस टाइम पर ट्रेड में, और एशिया, वेस्टर्न एशिया, यूरोप में इंडिया का बहुत अच्छा माल जाता था। The balance of import and export was maintained. That balance was perfectly maintained, and export was more than imports at that time. आइटम्स इंपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट किया जाता था उस टाइम पे? पर्ल्स, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, रोज वाटर, कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी, टी, शुगर, सिल्क। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कौन सी थी? इंडियन आर्टिसंस वर फेमस फॉर द स्किल्स एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन। इंडियन आर्टिसन जो थे वो, उनकी स्किल्स बहुत ही अच्छी मानी जाती है और वो बड़ा अच्छा क्वालिटी वाइज चीजें प्रोड्यूस करते थे अपने यहाँ पर। वो क्या क्या था? इंडिया इंडल्ज इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स, शुगर, जूट, डाई स्टफ्स, मिनरल, स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, मेटालिक प्रोडक्ट्स लाइक आर्म्स, मेटल वेयर्स एंड ऑयल। Then evolution of colonial rule। colonial rule जो हम ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं,
कि उसका कॉलोनियल रूल कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे बढ़ा आगे, कैसे उसका उजागर हुआ। 1600 British East India Company got a legal charter for trade from British Crown in, and shortly after thereafter this trading company started conquering India. तब मुगलों का राज था, उन्होंने आके 1600 में अपने आप को स्थापित किया, कालीकट में सबसे पहले आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और यहाँ से मुगल बादशाहों से उन्होंने अपने चार्टर लेने शुरू कर दिए अपना काम करने के लिए। धीरे धीरे वो अपना पावर बढ़ाते गए अपना मुनाफा कमाने के लिए, और जहां हो सके कब्जा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अपनी मिलिट्री पावर भी उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि वहां पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनकी थोड़ी सी भारत से सुपीरियर थी। और यहाँ पर उन्हें लालच आ गया, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम पर। 1757 the conquest began with the defeat of नवाब ऑफ बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल वाली साइड पर था, उसने सबसे पहले 1757 बैटल ऑफ पलासी में यहाँ नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया और बंगाल का दीवानी राइट उसने ले लिया। 1757 to 1857 the East India Company ruled India for a century from the decisive battle of Plassey when India fought a war of independence। 1757 से लेकर 1857 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ओपनली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में, और अपना 100 साल का एक अच्छा राज उसने किया, जिसमें उसने खूब इस देश को लूटा, अपनी पॉलिसीज इंपोज करी। इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल वेस्टर्न व्यू पॉइंट। जो कॉलोनियल रूल था उसका बाहर के लोग, जो वेस्टर्न जो है, जो यूरोप के लोग हैं या इंग्लैंड के लोग हैं, वो उनका क्या व्यू पॉइंट था। ब्रिटिश रूल प्रोवाइडेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस टू इंडिया। उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है और यूनिटी आई है और गवर्नेंस आई है इंडिया में। पहले ये भारत टुकड़े टुकड़ा में बटा होता था और लड़ाइयाँ झगड़े आते थे। ब्रिटिश ने पहली बार पूरे देश को एक किया और इसको चलाया, लोगों में एकता की सेंस लेके आए हो। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वाज कंक्रीटाइज्ड। ये पहले भारत भारत कहते रहते थे, पर भारत एक नहीं था। भारत जो एक हुआ वो अंग्रेजों के टाइम पर आके हुआ। फेज ऑफ द कॉलोनियल रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द इंडियन कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा इंडियन मार्केट्स का, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लिया। स्टार्टेड फ्रॉम 1757 विद बैटल ऑफ पलासी। जैसे कि पहले बताया कि बैटल ऑफ पलासी के बाद में उन्होंने ओपनली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया हिंदुस्तान के। ड्रेन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड। इसके बाद में जो पहला वाला सिस्टम था पूरा ही चेंज कर दिया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। वो फूड क्रॉप्स उगाते थे, उसको हटाकर उन्होंने कैश क्रॉप शुरू कर दिए। कॉटन उगाओ, जिससे कि वो बाहर एक्सपोर्ट करें, रॉ मटेरियल जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था और वहां पर उन्हें फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल वो बनाएंगे, लेके जाएंगे वहां पर, तो उससे फिनिश प्रोडक्ट आएगा और वो मार्केट में बांट देते थे। तो इसलिए ड्रेन होना शुरू हो गया। इंडियन वेल्थ जो इतने सालों से इकट्ठी हुई थी, रिच था भारत ट्रेड में, वरना से भी हर चीज की वहां पर खुशहाल थी, वो चीज उन्होंने यहाँ से लूट ली। और ड्रेन मतलब यहाँ से एक नाली बना दी कि इधर से सारी वेल्थ वहां पर जानी शुरू हो गया, हिंदुस्तान को नाल करके रख दिया। एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, जैसे मैंने बताया, उन्होंने डायरेक्टली एग्रीकल्चर जो पीछे सेल्फ सफिशिएंट था उसके में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ब्रॉट ह्यूमन मिजरी फॉर पीपल। अब उन्हें जबरदस्ती कोई चीज करने को कहेंगे और उनके खाने के लिए कोई चीज नहीं रहेगी और उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे, तो लोग यहाँ भूखमरी से मरने शुरू हो गए। बंगाल फैमिली ने कहा था, अकाल पड़ा था 1770 में बंगाल में, और उसमें कई लोग मारे गए। कहते बंगाल आधा खत्म हो चुका था उसमें, और वो सिर्फ अंग्रेजों की इस पॉलिसी के कारण था। नील की खेती होती थी वहां पर, नीले कहलाते थे अंग्रेज, और जहां पर इंडिगो की खेती होती है यानी कि नील की, उधर से वो जमीन बंजर हो जाती है और उसका नुकसान उन्होंने नहीं देखा, उनका नुकसान सहना पड़ा लोगों को जो रहते थे। ब्रॉट ह्यूमन मिजरी फॉर पीपल, लोगों को बड़ी मुश्किल आती हुई। प्लांटेशन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन द फील्ड ऑफ टी, टोबैको, जूट एंड इंडिगो डिड नॉट बेनिफिट द इंडियन पीपल। जैसा कि मैंने कहा है कि उनकी जो प्लांटेशन थी वो कैश क्रॉप्स के ऊपर थी और उससे इंडियन को कोई फायदा नहीं हुआ, इंडियंस को नुकसान नहीं हुआ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिगन टू टेक शेप इन इंडियन एग्रीकल्चर अराउंड 1860s। 1860 के बाद में जो कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर का।
Role of the colonial states. The main features of colonial state and its economic policies were geared towards ruthless exploitation of India. जो colonial state यानी कि जो अंग्रेजों का जब तक राज रहा है, तकरीबन 190 साल तक उन्होंने राज किया है 1947 में छोड़ने से पहले, उनका बस यही एम था कि किस तरीके से हम हिंदुस्तानियों को एक्सप्लॉइट करें अपने मुनाफे के लिए, अपने ट्रेड के लिए। बेसिकली अंग्रेज ट्रेडर थे, वो यहाँ पर हुकूमत करके किसी को सुधार करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर सिर्फ भारत को लूटने आए थे, अपने देशों को अपने रिच बनाने के लिए। इससे पहले जो कोई भी राजे महाराजे बाहर से आए, उन्होंने भारत को अपना ही समझा, इधर ही रम के रह गए। मगर ये पहले आए थे जो इन्होंने भारत को अपना नहीं समझा, इन्होंने सिर्फ एक लूट का माल समझा जो उठा के ले जाए, सोने चिड़िया को उठा के अपने पास ले जाए। इंडिया वॉज स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया वॉज मेड एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। एक चीज और हुई कि इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में बिल्कुल एट पार कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज शुरू हो गई जो यूरोप में चल रही थी। इंडिया पहले इससे अलग था, क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट था। इनका ट्रेड जो था, आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे अपना सामान, वो चीज़ सारी हटा दी गई। इन्होंने भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया और वर्ल्ड के हिसाब से बिल्कुल एट पार आ गया। After 1857, when the British government directly became responsible for the governance of India, the foundation of colonial state was firmly established. 1857 में जब विद्रोह हुआ, जो पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कहते हैं, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया और उन्होंने डायरेक्टली गवर्नेंस यानी कि इधर का शासन अपने हाथ में ले लिया और तब ये कॉलोनियल रूल फर्मली एस्टैब्लिश हो गया। Thank you. This is the end of session 5.